हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हमारे क्लास एनसीईआरटी का क्या है, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बुक को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर क्या है, 4 है, जिसमें जो आपके चैप्टर का नाम है वह क्या है, महासागर और महाद्वीपों का वितरण, यानी हमारे महासागर और महाद्वीपों का वितरण। इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, अब मैं आपको सारे टॉपिक्स बता रही हूँ, फिर कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए जो हमारा चैप्टर है वह क्या है, महासागर और महाद्वीपों का वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, यानी इसमें यही बात बताया गया है कि जो हमारे महासागर हैं और जो हमारे महाद्वीप हैं, यानी अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाना चाहूँ तो आपसे इस चैप्टर में बस यही बताया गया है कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारे महाद्वीप क्या बहुत पहले समय से ऐसे ही दिखते आ रहे हैं क्या? जो यहाँ पे बीच में जो यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, क्या ये बहुत पहले समय से यहाँ पर अटलांटिक ओशियन हुआ करता था कि बाद में हमारा अटलांटिक ओशियन बना है? तो वही बुक आपके मतलब उसी के बारे में सारी बातें आपके इस चैप्टर में बताया गया है। तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे एक अल्फ्रेड वैगनर साहब ने दिया था आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि हमारे इस साल के एग्जाम में यानी यूपीएससी 2025 में वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इनका जो थ्योरी है उस थ्योरी में कुछ कमी रह गया था, उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे क्या आते हैं, ऑर्थर होम नाम करके एक हमारे साइंटिस्ट आते हैं और वो क्या करते हैं, आपके कॉन्वेक्शनल करेंट थ्योरी को देते हैं, यानी यह बताते हैं कि जो हमारी प्लेटें हैं वह मूव कैसे करती है और क्यों करती है। ठीक है, फिर हमारा लास्ट में टॉपिक क्या होगा, आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम सारी बातें जानेंगे कि जो हमारे महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप कैसे अपने इस लोकेशन पे आज स्थित है और क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फिर हमारा आ जाएगा कॉन्वेक्शनल करेंट थ्योरी। तो देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा एक बार सोचना होगा। कभी आप लोग सोचते हैं कि ये जो हमारे सारे महाद्वीप इस स्थिति में दिख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर है, साउथ अमेरिका यहाँ पर है, तो क्या ये बहुत समय से यानी बहुत पहले समय से ये ऐसे ही दिखते आ रहे हैं और क्या ये अनंत समय तक ऐसे ही दिखेंगे? तो आपका आंसर का जवाब होगा नहीं। इन हमारे महाद्वीपों में क्या हो रहा है, लगातार विस्थापन हो रहा है। विस्थापन का मतलब क्या हो गया, या तो महाद्वीपें क्या कर रही हैं, या तो महाद्वीपें क्या कर रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, या महाद्वीपें क्या हो रही है, एक दूसरे के दूर जा रही हैं, यानी इनमें लगातार अभी भी क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो उसी विस्थापन को हमें पढ़ना है कि ये विस्थापन हो क्यों रहा है। आखिर ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, ये प्लेटें एक दूसरे के मतलब पास क्यों आ रही हैं, जो हमारा साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ये एक दूसरे के दूर क्यों जा रहे हैं। तो वही बातें हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया कि हमने बताया क्या बताया कि जो हमारे नॉर्थ अमेरिका है, जो यूरोप है, जो अफ्रीका है, जो साउथ अमेरिका है, क्या जो आज इस स्थिति में दिख रहे हैं, क्या ये बहुत पहले समय से ऐसे ही दिखते आ रहे हैं और ये क्या अनंत समय तक ऐसे ही दिखते रहेंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं। इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, या तो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं या प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हमारे 1912 में आपके अल्फ्रेड वैगनर साहब ने क्या दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया था। उससे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो हमारा थ्योरी है आज का वो क्या है, आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या बताया गया है उसे बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, एक आपका थ्योरी जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा जो हमारे यूपीएससी 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको दिया किसने था, तो 1912 में, यानी 1912 में किसने दिया था, तो हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब ने दिया था। उनका नाम क्या था, अल्फ्रेड वैगनर
नर, ठीक है। किसी किसी एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम्स में तो यही पूछ लेता है कि हमारे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसको किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड वैगनर। क्या नाम हो जाएगा, अल्फ्रेड वैगनर। कब दिया था, 1912 में इन्होंने दिया था। तो इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि जो हमारे आज ये सातों महाद्वीप दिख रहे हैं, यानी देखो इनका कहना था ना कि ये जो हमारे सातों महाद्वीप आज दिख रहे हैं ये पहले ना एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। और उस सुपर कॉन्टिनेंट को इन्होंने नाम क्या दिया, पेंजिया नाम दिया। यानी इनका कहना था कि ये जो हमारे अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ये सारे क्या थे, तो एक ही कॉन्टिनेंट का भाग हुआ करते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। जब सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं तो इसका इन्होंने नाम क्या दिया, पेंसिया। अब जब सारे महाद्वीप एक साथ हो गए तो हमारी धरती पर बचा क्या, जल बचा। तो सारे महाद्वीप एक साथ हो गए, यानी यहाँ पे क्या हो गया, सारे हमारे महाद्वीप हो गए, ठीक है। यानी यहीं पे हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहीं पे हमारा साउथ अमेरिका, और यहीं पे हमारा यूरोप हो गया, यहीं पे अफ्रीका, और यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका हो गया। तो इनका कहना था कि पहले सारे महाद्वीप एक ही हमारे कॉन्टिनेंट का भाग हुआ करते थे, जिससे हम लोग क्या बोलते थे, सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम इन्होंने क्या दिया, पेंजिया दिया। तो सारे महाद्वीप जब एक साथ हो गए तो हमारे अब धरती पर बचा क्या, जल। तो जो इसके चारों तरफ जो जल था, यानी जो इसके चारों तरफ जो जल बच गया, इसका उन्होंने नाम क्या दिया, इसका उन्होंने नाम दिया पैंथालाशा। यानी जो चारों तरफ जल था इसका उन्होंने नाम क्या दिया, पैंथालाशा। और ये जो हमारा बीच में था यह क्या था, आपका पेंजिया था, ठीक है, पेंजिया। यानी ये तो आपको समझ में आ गया कि हमारा पेंजिया क्या होता है, पैंथालाशा क्या होता है। अभी मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अभी तो ऐसे हमने बताया कि जो हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब थे 1912 में वो एक अपना थ्योरी देते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे सारे महाद्वीप हैं वो एक महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं। समझ में आ गया। और उस सुपर कॉन्टिनेंट का उन्होंने नाम क्या दिया था, तो मैम उन्होंने नाम दिया था पेंजिया। तो जब सारे कॉन्टिनेंट हमारे एक साथ में आ गए तो अब हमारे धरती पर बचा क्या, जल। तो सारे जल को उन्होंने मतलब जब चारों तरफ से जो जल घरा था, एक बड़ा सा हमारा सागर बना था, उसका नाम उन्होंने क्या दिया, पैंथालाशा। पैन मतलब क्या होता है, ऑल, थलासा मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो सारे जल को उन्होंने क्या कहा, पैंथालाशा। फिर क्या होता है कि 13.7 मिलियन ईयर एगो इस पेंजिया में क्या होता है, क्रैक आता है। और यह पेंजिया क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड बोलते हैं, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो सारी बातें हमने आपको बताया उसको एक बार लैंग्वेज में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। फिर मैं आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से क्या करूँगी, समझाऊंगी। तो देखो यहाँ पे लिख लो, मेरे साथ लिखते चलिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ठीक है। यानी 1912 में हमारे जो अल्फ्रेड वैगनर थे, 1912 में अल्फ्रेड वैगनर साहब ने कहा कि ये जो सातों महाद्वीप आज इस स्थिति में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ये सातों पहले एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे। ये सातों पहले एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, ठीक है, भाग हुआ करते
करते थे, जिससे हम लोग क्या बोलते थे, सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, जिससे थोड़ा सा मैं दूसरा पेन यूज कर रही हूँ। ठीक है, जिससे सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था। तो जो सुपर कॉन्टिनेंट इसे बोला जाता था, तो इसका नाम क्या रखा था इन्होंने, इसका नाम रखा था पेंजिया, जिसका नाम इन्होंने पेंजिया रखा था। ठीक है, पेंजिया रखा था। तथा जो चारों तरफ बड़ा सा हमारा महासागर था, उसका नाम क्या रखा गया, पैंथालासा। तथा जो बड़ा सा महासागर था, महासागर था, उसका नाम पैंथालासा रखा गया, ठीक है, पैंथालासा रखा गया। तो देखिए, हमने जो आपको बताया था, जो समझाया था, वही बातें हमने लिखा था। हमने क्या कहा कि पहले सातों महाद्वीप एक महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, जिससे हमने सुपर कॉन्टिनेंट कहा, और इसका इन्होंने नाम क्या दिया, पेंजिया नाम दिया। फिर हमने कहा कि पेंजिया चारों तरफ से जल से घिरा हुआ था, उसका नाम इन्होंने क्या रखा, पैंथालासा। ये दोनों हमने बातें देख लिया, और इससे हमने लैंग्वेज में भी क्या कर लिया, लिख लिया। तो अब हमने फिर क्या कहा कि इसी पेंजिया में क्या होता है, 13.7 मिलियन ईयर एगो क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा पेंजिया होता है दो भागों में टूट जाता है। ऊपर का भाग अंगारा लैंड, नीचे का भाग गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 13.7 मिलियन ईयर एगो पेंजिया में क्रैक आता है। ठीक है, क्रैक आता है, और यह पेंजिया दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, पेंजिया क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। पेंजिया दो भागों में टूट जाता है। मैम समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया। चलो अब इससे हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम से क्या करते हैं, समझते हैं कि जो हमने लैंग्वेज को लिखा है, जो लैंग्वेज हमने लिखा है, उसी लैंग्वेज को हम लोग क्या करते हैं, अपने डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले हमने लिखवाया क्या है, उसे एक बार पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, हमने कहा कि 1912 में हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब आते हैं, और वो एक थ्योरी देकर चले जाते हैं, और उन्होंने कहा कि जब भी कोई हमारा यूपीएससी का छात्र पढ़ेगा, तो उसे तो क्या करना होगा, हमारे थ्योरी को पढ़ना होगा, और हमें एक बार याद करना ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 1912 में अल्फ्रेड वैगनर साहब ने कहा कि जो हमारे सातों महाद्वीप आज इस स्थिति में दिख रहे हैं, ये सातों पहले एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, जिसको हमने सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, पेंजिया रखा था। तथा जो बड़ा सा महासागर था, उसका नाम इन्होंने पैंथालासा रखा था। पैन मतलब क्या होता है, ऑल होता है, और थलासा मतलब क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि 13.7 मिलियन ईयर एगो, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। तो ऐसे करके 13.7 मिलियन ईयर एगो पेंजिया में क्या होता है, क्रैक आता है, और पेंजिया क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं, नीचे वाले भाग को ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमने बातें आपको लैंग्वेज में लिखवाया है, उसे क्या कर लेते हैं, एक बार डायग्राम पर देख लेते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम पे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, सातों महाद्वीप को एक साथ बना ले रहे हैं।
ये हमारा यूरोप हो गया, और यहाँ पे हमारा अफ्रीका हो गया, यहाँ पे हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हमारा अंटार्कटिका हो गया। तो इनका पहला बात क्या था उसको हमने देख लिया। इन्होंने कहा कि सातों महाद्वीप एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, जिससे हमने सुपर कॉन्टिनेंट कहा। फिर अब आगे क्या होता है, इन्होंने कहा कि इसका हम लोगों ने नाम क्या दिया, तो इसका हम लोगों ने नाम दिया पेंजिया, यानी जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट है इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, पेंजिया, पेंजिया। और पेंजिया जो कि चारों तरफ से क्या था, जल से घिरा हुआ था, इसका हमने नाम क्या दे दिया, पेंथालासा, यानी जो बड़ा सा महासागर था उसका हम लोग नाम क्या देंगे, पैंथालासा, पैंथालासा। ये हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया, यानी जल हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, पैंथालासा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैंथालासा हो गया। जो लैंग्वेज में लिखा वही हमने बात बताया। तो फिर हमने क्या कहा कि आपके पेंजिया में क्या होता है, क्रैक आ जाता है। क्रैक आएगा तो क्या होगा भाई, दो भागों में टूट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया, क्रैक आ गया, पेंजिया में क्या आ गया, क्रैक आ गया। कब, तो 13.7 मिलियन ईयर एगो इसमें क्या आता है, क्रैक आता है। जब इसमें क्रैक आ गया तो इसके ऊपर वाले भाग को हमने कहा अंगारा लैंड, इसके नीचे वाले भाग को हमने क्या कहा, गोंडवाना लैंड कहा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। पेंजिया क्या होता है, आपके दो भागों में टूट जाता है। इसके ऊपर वाले भाग को हमने नहीं कहा है, हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब ने कहा है। ऊपर वाले भाग को हमारा अंगारा लैंड बोला गया है, और इसके नीचे वाले भाग को क्या बोला गया है, गोंडवाना लैंड बोला गया है। तथा बीच में जो एक हमारा बच जाता है टेथिस सी, सागर भी तो है, तो बीच में क्या बन गया, टेथिस सी बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और ये हमारा क्या हो गया, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। और बीच में क्या हमारा बन गया, टेथिस सी, बीच में क्या बन जाएगा, बोलिए, यहाँ पे बन गया आपका टेथिस सी, ये हमारा हो गया टेथिस, टेथिस, ओके, टेथिस सी हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जो हमने लैंग्वेज लिखा उसी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया जो भी बातें हमने लिखा। मेरे साथ रिवीजन करते चलना है, नोट्स बनाते चलना है, सभी चीज़ों को यहीं पे याद करते चलना है, ये नहीं कि बाद में जाके हम याद करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए हमने जो बातें बताया वो सब हमने आपको क्या किया, इस डायग्राम में बना दिया। अब होता क्या है कि आपसे पूछ देता है कि जो हमारा अफ्रीका है वह गोंडवाना लैंड का पार्ट है कि अंगारा लैंड का पार्ट है। उसी तरह पूछ लेगा कि जो हमारा एशिया है वह गोंडवाना का पार्ट है कि अंगारा का पार्ट है। तो देखिए आपके कौन कौन से कॉन्टिनेंट किस लैंड के पार्ट है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे देखो, जो आपका यूरोप है, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, और हमारा क्या आ जाता है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। तो ये सभी क्या हैं, हमारे अंगारा लैंड के पार्ट हैं। तो आपसे कोई पूछेगा आज से कि मैम जो हमारे यूरोप हो गए, एशिया हो गए, नॉर्थ अमेरिका हो गए, ग्रीनलैंड हो गया, वह हमारे किस लैंड का पार्ट है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, अंगारा लैंड, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं गोंडवाना लैंड पे। तो गोंडवाना लैंड के कौन कौन से हमारे कॉन्टिनेंट पार्ट है उसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो गोंडवाना लैंड का कॉन्टिनेंट पार्ट है वह हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका से ही हमारा क्या निकला है, इंडियन प्लेट निकला है और आगे नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो अगर कल को आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा इंडियन प्लेट है वह किस लैंड का पार्ट है, तो आपको क्या बताना है, गोंडवाना लैंड, क्योंकि अफ्रीका क्या है, गोंडवाना का पार्ट है और अफ्रीका से ही हमारा इंडियन प्लेट निकला है, ठीक है। अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर हो गया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया,
अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये सभी किस, और हमारे एक और हमारा बच रहा है साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। तो ये सभी किस हमारे लैंड के पार्ट है, तो गोंडवाना लैंड के पार्ट है। पहला क्या हो गया, अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर हो गया। मेडागास्कर की अगर मैं आपसे लोकेशन पूछूं तो मेडागास्कर की कुछ लोकेशन आपकी कहाँ पे है, यहाँ पे, जो कि आपके अफ्रीका से क्या हुआ है, अलग हुआ है। तो ये सारे जो ऊपर के महाद्वीप हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, वो सब किसके पार्ट है, आपके अंगारा लैंड के पार्ट है। और जो आपके नीचे का कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और हमारा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, किसका पार्ट है, तो आपके गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो कि हमने यहाँ पे आपको नोट्स में भी लिखवा दिया, ताकि आपको क्या रहेगा, याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। तो ये बातें आपको याद रखना है। यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये सब किसके पार्ट है, अंगारा लैंड के पार्ट है। अफ्रीका, मेडागास्कर, मेडागास्कर का लोकेशन हमने आपको बता दिया। अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, ये सभी किसके पार्ट है, हमारे गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। इतना बातें आपको समझ में आ गया। तो ये जो थ्योरी इन्होंने दिया है 1912 में हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब ने, तो ये जो हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब हैं, ये देखने तो गए नहीं होंगे कि हाँ कैसे कैसे ये जो महाद्वीप है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कैसे कैसे दो महाद्वीप आपस में जुड़ रहे हैं, तो देखने तो गए नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या दिया, साक्ष्य दिया। साक्ष्य मतलब एविडेंस दिया, कुछ प्रूफ दिया। इन्होंने उस प्रूफ के आधार पर ही क्या कहा है कि ये जो हमारे सातों महाद्वीप है पहले एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे। तो अब हमें एविडेंस पे चलना है कि इन्होंने क्या क्या साक्ष्य दिया है, क्या प्रूफ दिया है, कि उसके आधार पर इन्होंने इतनी सारी अपनी थ्योरी दे दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इनके एविडेंस पर कि एविडेंस इन्होंने क्या दिया है। आपके बुक में भी जो जो एविडेंस दिया गया है उसी एविडेंस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब उसी को करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए एविडेंस, यानी साक्ष्य। इन्होंने क्या प्रूफ दिया है उस प्रूफ को देखते हैं कि जो इन्होंने बातें बताया कि सातों महाद्वीप क्या थे, एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, तो किस आधार पे इन्होंने ये बात बोला है उसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, समझते हैं। तो देखिए जो इन्होंने पहला बात बोला है वह क्या बोला है, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। ये बात मैंने क्या बोल दिया अभी समझा रहे, ठीक है। महासागरों के पार, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में, ये मैं कैसे हो गया, ठीक है, चट्टानों की आयु में समानता, तो देखिए इन्होंने क्या कहा, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार डायग्राम पे समझ लेते हैं, फिर फिर उसको मैं क्या करूँगी, लैंग्वेज में लिखवा दूंगी, ठीक है। तो पहले डायग्राम बनाइए आप। जितने की काम है उतना ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इन्होंने पहला थ्योरी क्या दिया, मतलब एविडेंस क्या दिया, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। तो इन्होंने कहा कि हमारे ब्राज़ील के तट पर जिस तरह की चट्टानें मिलती हैं वैसे ही चट्टानें हमारी कहाँ मिलती है, तो आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मिलती है। यानी जैसी चट्टानें यहाँ पर मिल रही है वैसी ही चट्टानें हमारी कहाँ मिल रही है, तो आपके अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर मिल रही है। क्यों, क्योंकि चट्टानों का जब रेडियो एथी किया जाता है तो उससे क्या पता चलता है, हमारे चट्टानों की आयु पता चलता है। तो इन्होंने देखा, क्या देखा कि जिस तरह की चट्टानें हमारे ब्राज़ील, ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, ब्राज़ील होता है। आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का अगर थोड़ा सा भी पॉलिटिकल मैप पता होगा तो, ठीक है। ये हमारा ब्राज़ील का तट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अफ्रीका का पश्चिमी तट हो गया। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह की चट्टानों की उपस्थिति यहाँ पर पाई जाती है वैसे ही चट्टानें आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट पर भी पाई जाती है। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि मैम ये पहले हमारे साउथ अमेरिका
और आपके अफ्रीका दोनों एक ही का भाग, मतलब एक ही कॉन्टिनेंट का भाग हुआ करते थे। तभी तो जो चट्टानें यहाँ पाई जा रही है वही चट्टानें आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। फिर एक समय आता है ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और बीच में क्या बन जाता है, हमारा अटलांटिक ओशियन बन जाता है। अटलांटिक ओशियन बन जाता है। यानी इन्होंने किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखो यहाँ पर फिर से हम लोग एक मैप बनाते हैं। यानी इन्होंने कहा कि जो ये हमारा क्या हो गया, आपका साउथ अमेरिका हो गया। तो इन्होंने कहा कि कभी ना कभी ये जो आपका अफ्रीका है, ये अफ्रीका भी क्या हुआ करता था, ये दोनों एक दूसरे में क्या हुआ करते थे, ज्वाइंट हुआ करते थे। तभी तो क्या हुआ है ना कि जो चट्टानें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, वही चट्टानें हमें अफ्रीका के पश्चिमी तट पर भी मिल रही है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े होंगे, तभी तो जो चट्टानें यहाँ है वही चट्टानें यहाँ पर भी है। फिर क्या होता है, 13.7 मिलियन ईयर एगो इसमें क्या होता है, क्रैक आता है। फिर ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और बीच में आपका क्या बन जाता है, अटलांटिक ओशियन बन जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो जो हमने बातें आपको समझाया है पिक्चर के माध्यम से, उसे एक बार क्या कर लेते हैं, लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ठीक है, अगर लैंग्वेज में मैं लिखने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा इसे ऊपर करके यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, जिस तरह की चट्टानें ब्राज़ील के तटों पर पाई जाती है, वैसी ही चट्टानें अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर भी पाई जाती है। ठीक है, यानी जो चट्टानें हमने यहाँ देखा वही चट्टानें हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं। तो जिस तरह की चट्टानें ब्राज़ील के तटों पर पाई जाती है, वैसी ही चट्टानें अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया, और मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया कि कैसे कैसे ये कहानी होता है, और कैसे इन्होंने अपने थ्योरी को इन्होंने क्या किया, प्रूफ भी किया। तो पहला इन्होंने क्या बात बताया, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि कभी ना कभी हमारे क्या हुआ करते थे, ये दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तभी तो जो चट्टानें यहाँ है वही चट्टानें यहाँ पर है। फिर 13.7 मिलियन ईयर को ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर जो चट्टानें यहाँ मिल रही है वैसी चट्टानें यहाँ पर भी दिख रही है। ठीक है, तो पहला एविडेंस थोड़ा सा हमें सही लगता है देखने में। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे एविडेंस पे, कि दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा टीलाइट। अब ये टीलाइट क्या होते हैं, आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा। टीलाइट आपके बुक में भी टीलाइट दिया गया है, और उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, उसी बुक में से मैं भी बता रही हूँ। ठीक है, तो टीलाइट वे अवसादी चट्टानें होते हैं जो कि आपके ग्लेशियर के डिपॉजिट से बने होते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वह किसी ना किसी डिपॉजिट्स यानी अवसादों से मिलकर बने होते हैं, तभी तो उन्हें अवसादी चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, तो ये टीलाइट क्या होते हैं, तो ये वे अवसादी चट्टानें होते हैं जो कि ग्लेशियर के डिपॉजिट से बने होते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, ये वे अवसादी चट्टानें होते हैं, अवसादी चट्टानें होते हैं जो कि ग्लेशियर के डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, निक्षेप। ठीक है, हमने क्या कहा, ये वे अवसादी चट्टानें होते हैं जो कि ग्लेशियर के डिपॉजिट से निर्मित होते हैं।
तो जिस तरह के हमारी ऐसी चट्टानें आपके भारत के, 1 मिनट में समझा रही हूँ पहले इमेज में, ठीक है, यानी जिस तरह की चट्टानें हमारे गोंडवाना श्रेणी में पाई जाती है वैसे ही चट्टानें हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारा हो गया गोंडवाना श्रेणी, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जिस तरह की गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें हमारे भारत में पाई जाती है वैसे ही चट्टानें हमारे साउथ हेमिस्फीयर के 6 अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। तो हमने आपको बताया ही क्या था कि जो हमारा इंडिया है वह आपके अफ्रीका से अलग हुआ था। तो अफ्रीका और इंडिया कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तभी तो क्या हो रहा है कि जैसे चट्टानें हमारी भारत में पाई जा रही है वैसे ही चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जा रही है, आपकी अफ्रीका, फॉकलैंड, आपके अंटार्कटिका और आपके मेडागास्कर में पाई जा रही हैं। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि मैम जो हमारा इंडिया है वह आपके अफ्रीका से क्या हुआ है, अलग हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसी गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें इंडिया में पाई जा रही है वैसे ही चट्टानें आपके अफ्रीका में पाई जा रही है, वैसे ही आपके फॉकलैंड में पाई जा रही है, फॉकलैंड में, वैसे ही आपके अंटार्कटिका में, और वैसे ही चट्टानें आपके मेडागास्कर में पाई जा रही है। तो इससे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, लैंग्वेज में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या कहा, थोड़ा सा समझना है, हमने क्या कहा, देखिए हमने कहा कि ये वे अवसादी चट्टानें होते हैं जो कि ग्लेशियर का डिपॉजिट से निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए गोंडवाना श्रेणी की, यानी भारत में पाई जाने वाली, ज़्यादा ऊंचा हो जा रहा है भाई, मेरे से नहीं लिखाएगा, ठीक है, भारत में पाई जाने वाली गोंडवाना श्रेणी की तलछट लिख सकते हैं, ठीक है, तलछटी चट्टानें साउथ हेमिस्फीयर के 6 अलग अलग स्थल खंडों में पाई जाती है, स्थल खंडों में पाई जाती है। जैसे हमने क्या बताया आपको, अभी मैं आपको पिक्चर से भी बताऊंगी, ठीक है। जैसे आपका अफ्रीका हो गया, यानी जैसी हमारी चट्टानें इंडिया के गोंडवाना श्रेणी में मिल रही है वैसे ही चट्टानें हमें अफ्रीका में देखने को मिल रहा है, वैसे ही चट्टानें हमें फॉकलैंड में देखने को मिल रहा है, वैसे ही चट्टानें हमारे अंटार्कटिका में देखने को मिल रहा है। अंटार्कटिका ये सभी क्या है, तो हमारे साउथ हेमिस्फीयर के भाग है। अफ्रीका, फॉकलैंड, अंटार्कटिका और हमारा क्या आ जाता है, आपका मेडागास्कर आ जाता है, ठीक है, मेडागास्कर। तो इससे हमारा क्या सिद्ध होता है, क्या प्रूफ होता है कि जो हमारा मैम इंडिया था वह कभी ना कभी क्या था, आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही क्या था, भाग था। तभी तो जैसी चट्टानें हमारे अफ्रीका में पाई जा रही हैं वैसे ही चट्टानें हमें कहाँ देखने को मिल रही है, आपके इंडिया में भी। यानी देखो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि जो हमारा इंडिया है वह पहले क्या हुआ करता था, इसी अफ्रीका से लगा हुआ था। और यहाँ पे जैसी चट्टानें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसी चट्टानें हमें कहाँ दिख रही है, यहाँ पे अफ्रीका में देखने को मिल रही है, वैसे ही चट्टानें हमारे गोंडवाना श्रेणी में भी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अफ्रीका का दक्षिण वाला भाग था, और अफ्रीका का दक्षिण वाला भाग और हमारे इंडिया का दक्षिण वाला भाग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और फिर इसी से हमारा क्या होता है, इंडिया आपका अलग होता है
और आपके नॉर्थ की तरफ क्या होता है, जाकर शिफ्ट हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मतलब हमारा जो इंडिया था वो कभी ना कभी आपके अफ्रीका का भाग हुआ करता था, और वैसे ही चट्टानें आपके अंटार्कटिका में देखने को मिल रही है, वैसे ही चट्टानें आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, हमारा एक तो साउथ अमेरिका हो गया, और यहाँ पे आपको फॉकलैंड नाम कर का एक आइलैंड मिल जाता है। ठीक है, तो ये सभी हमारा फॉकलैंड हो गया, अंटार्कटिका हो गया, यहाँ पे आपको मेडागास्कर देखने को मिल जाएगा, वो सभी क्या है, तो हमारे साउथ हेमिस्फीयर के भाग है। तो जैसे जैसे चट्टानें हमारे फॉकलैंड में, अंटार्कटिका में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में पाई जा रही हैं, वैसे ही गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें हमारे कहाँ मिल रही है, तो इंडिया के इस वाले रीजन में भी मिल रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा इंडिया था वह आपके अफ्रीका से ही लगा हुआ था, और फिर क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण क्या होता है, यह इंडिया हमारा नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है और एक स्थिति पर जाकर क्या हो गया, रुक गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है, टीलाइट, यानी हमारे इंडिया की अगर बात करें तो इस भाग में ऐसा कोई भी हमारा सोर्स नहीं मिलता है जिससे क्या होता है कि ग्लेशियर के डिपॉजिट से बने हुए हमारे सेडिमेंट्री रॉक मिले। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा कि हमारा जो इंडिया है इसी से लगा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर आपके पाए जाते हैं, और ग्लेशियर जहाँ पर पाया जाएगा वहीं पर तो उसके डिपॉजिट से सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे ना। ठीक है, ये बात आपका हो गया दूसरा, टीलाइट। अब हमारा तीसरा एविडेंस क्या आता है, तीसरा आता है आपका प्लेसर। प्लेसर, प्लेसर क्या होता है, प्लेसर डिपॉजिट, उसे समझेंगे। प्लेसर डिपॉजिट, ये आपका प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है, देखिए ये आपके छोटे छोटे सोना के कण होते हैं, यानी गोल्ड के क्या होते हैं, कण होते हैं। अब जो गोल्ड के कण होगा वो क्या होगा, किसी न किसी रॉक में क्या होगा, मतलब किसी चट्टानों के अंदर पाया जाएगा। अब जो सोना है वो ऐसे सरफेस पे तो हमें मिलेगा नहीं, नहीं तो हम लोग सभी लोग क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। सोना ऐसे मिलेगा तो जो हमारा गोल्ड होता है वह क्या होता है, चट्टानों में क्या होता है, फंसा रहता है। यानी चट्टानों में क्या होता है, कणों के रूप में क्या होता है, फंसा रहता है, मतलब ऐसे कर करके छोटे छोटे कणों के रूप में क्या होता है, फंसा रहता है। तो ये क्या है, जो हमारा प्लेसर डिपॉजिट है, एक तरह का सोना का कण होता है, जो कि क्या होता है हमारे नदियों द्वारा, अब नदी क्या करेगी, इस रॉक का क्या करेगी, इरोजन करेगी। जब इस चट्टानों का इरोजन करेगी तो इरोजन करते करते कभी क्या करेगी, यह सोना के कण यानी इस कण को भी क्या करेगी, अपने साथ में ले जाकर क्या करेगी, कहीं पर इसका क्या कर देगी, डिपोजिशन कर देगी। यानी यहाँ से उठाया, यहाँ पर इसका इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा इसका क्या कहानी है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले मैं लिख रही हूँ फिर आपको समझाऊंगी। तो ये लिख लीजिए, ये गोल्ड के कण होते हैं जो कि नदियों द्वारा चट्टानों का अपरदन करके, चट्टानों का अपरदन करके कहीं दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर दिए जाते हैं, निक्षेपित कर दिए जाते हैं। ठीक है, जाते हैं। तो इसके बारे में हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब ने क्या कहा, देखिए होता क्या है ना कि आपके घाना में, यानी अफ्रीका का एक देश क्या है, घाना में क्या होता है ना कि गोल्ड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन घाना में ऐसी चट्टानें नहीं मिलती है कि जहाँ पर क्या हो सके, गोल्ड मिल सके। यानी वैसे चट्टानों की उपस्थिति नहीं है कि जिससे गोल्ड को निकाला जा सके, लेकिन घाना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चट्टानें मिलती है। तो इससे क्या हमारा निष्कर्ष मिलता है, यानी देखो ये हमारा क्या हो गया, आपका साउथ अमेरिका हो गया। लेकिन ये जो हमारा अमेरिका का, साउथ अमेरिका का ये जो ब्राज़ील वाला पार्ट है, ब्राज़ील में क्या होता है ना कि यहाँ पे गोल्ड के बहुत ज़्यादा क्या हो गए, मतलब यहाँ पे भंडार पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे सोना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब ने क्या कहा कि आपके अफ्रीका और ये जो हमारा साउथ अमेरिका है कभी ना कभी एक हुआ करते होंगे, तभी तो क्या हुआ होगा कि जो यहाँ पे हमारी सोना की
मतलब चट्टानों में जो हमारे गोल्ड के कण फंसे हुए थे, तो यहाँ से हमारी कोई रिवर्स फ्लो करती होगी और वो नदी क्या करती होगी, चट्टानों का अपरदन करके यहाँ पर उसको क्या कर दी होगी, उसका डिपोजिशन कर दी होगी। तभी हमारे घाना के तटों पर क्या पाया जा रहा है, आपका सोना पाया जा रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, क्या कहा भाई, कहाँ गया, इन्होंने क्या कहा कि हमारे ब्राज़ील से आती है रिवर और वह रिवर क्या करती है, चट्टानों का अपरदन करती है और अपरदन करके जो हमारे गोल्ड के कण होते हैं उसे कहाँ हमारा डिपॉजिट कर देती है, तो आपके अफ्रीका के तटों पर यानी घाना वाले तटों पर, जिस कारण क्या पाया जाता है, आपके घाना में क्या पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है। यही इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। आपका प्लेसर डिपॉजिट का मतलब क्या होता है वो हमने आपको समझाया और हमारे इस थ्योरी में इसका क्या यूज था वो हमने आपको बताया। अब आते हैं हम लोग अपने चौथे एविडेंस पे कि इन्होंने चौथा एविडेंस क्या दिया था। तो चौथी इन्होंने बात कहा था जीवाश्मों का समान वितरण। उसका मतलब क्या होता है, जीवाश्मों का समान वितरण, यानी इनका कहना था कि जिस तरह के हमारे जीव जंतु आपके अफ्रीका मेडागास्कर में मिलते हैं वैसे ही जीव जंतु आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। जैसे जो आपका लैमूर हो गया, अगर मैं लैमूर की बात करूं यानी लैमूर, तो ये एक ऐसा जीव है जो कि आपका कहाँ मिलता है, आपके अफ्रीका में भी देखने को मिलता है, आपके मेडागास्कर में भी देखने को मिलता है, आपके इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो यह आपके मेडागास्कर अफ्रीका और आपके इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो एक ही तरह के जीव हमारे इन सारे मतलब 3 अलग अलग स्थानों पर कैसे पाए जाते हैं, तो इससे हमारा क्या पता चलता है कि कभी ना कभी ये जो हमारे इंडिया है, अफ्रीका है और जो मेडागास्कर है, ये तीनों एक ही कॉन्टिनेंट मतलब एक दूसरे से सटे हुए होंगे। तभी जिस तरह के हमारे जीव जंतु यानी लैमूर जो भारत में पाया जाता है वही लैमूर आपके मेडागास्कर में भी पाया जाता है, वही लैमूर आपके अफ्रीका में भी पाया जाता है। अब पहले ही से यहाँ पर इंडियन ओशियन होता तो लैमूर तो समुंदर में तैर के जाता नहीं हमारे इंडिया में। तो इससे क्या हमारा निष्कर्ष निकलता है कि इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका ये तीनों एक दूसरे से क्या थे, ज्वाइंट थे। तभी जो जीव हमारा लैमूर यहाँ पाया जा रहा है वही यहाँ पाया जा रहा है, वही यहाँ पाया जा रहा है। अब क्यों नहीं हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ जीव पाया जा रहा है यहाँ पे पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है। हम लोग बहुत सारे टाइगर्स को क्या करते हैं, नामीबिया से क्या करते हैं अपने यहाँ लाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो रही है ना, जो बाघों की संख्या वो कम होती जा रही है। तो अब तो समुंदर आ गया है बीच में तो हमें लाना पड़ रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, बीच में इंडियन ओशियन नहीं हुआ करता था, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तभी जिस तरह का जीव यहाँ पर लैमूर है तीनों स्थानों पे पाया जा रहा है, ठीक है। तो जीवाश्मों का समान वितरण भी इनका ये एविडेंस हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सही लग ही रहा है। तो इन्होंने क्या किया ना कि इतने सारे एविडेंस तो दिया यानी साक्ष्य दिया, लेकिन इन्होंने यह नहीं बता पाया कि आखिर ये जो हमारे प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर क्यों चली गई। इन्होंने बताया कि सारी बातें बताया कि सारे महाद्वीप एक हुआ करते थे, सही बात है। फिर सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन इन्होंने यह प्रूफ नहीं दिया कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हो गए, यानी साउथ अमेरिका ऐसे कि इधर क्यों मूव कर गया और अफ्रीका इधर क्यों मूव कर गया। तो उसी को सिद्ध करने के लिए हमारा जो थ्योरी आता है वह क्या है, आपका कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को 1930 में हमारे आर्थर होम ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, बस इसी थ्योरी को कर क्लास खत्म, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या होता है, इसको दिया किसने था, तो 1930 में आपके आर्थर होम ने दिया था। 1930 में आपके आर्थर होम ने दिया था, ठीक है। आर्थर होम ने दिया था। तो इनका क्या कहना था, इन्होंने बताया कि आखिर जो हमारी साउथ अमेरिका है और जो आपकी अफ्रीका है ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों होती हैं और ये क्यों एक दूसरे के दूर जा रही हैं, और इसी से हमारा निकल के आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है।
तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला भाग आपने पढ़ा होगा कि हमारे पृथ्वी के 3 तरह के क्या होते हैं, लेयर होते हैं। देखो हमने आपको क्या पढ़ाया था कि आपके पृथ्वी के आंतरिक संरचना का भाग हमने पढ़ा दिया है। हमने उसमें बताया था कि आपके अर्थ के 3 लेयर पाए जाते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और इसके बीच वाले भाग को हम लोग मेंटल बोलते हैं, और इसके सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो हमारे आर्थर होम साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारे पृथ्वी के इस मेंटल वाले भाग में क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, आपका नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है, इसमें क्या होता है, आपके नाभिकीय संलयन होता है। इसमें नाभिकीय संलयन में होता क्या है कि एक जैसे परमाणु, यानी 2 आपस में एक जैसे परमाणु, आपस में एक जैसे 2 परमाणु क्या होते हैं, टकराते हैं और एक नई परमाणु का निर्माण करते हैं। साथ में क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। और यह जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, यह कैसे रिलीज होती है, तो आपके हीट के फॉर्म में होती है। हीट के फॉर्म में होती है, जो कि क्या करती है, आपके टेम्परेचर को क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। तो जब हमारे इस मेंटल वाले भाग में टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो आपको एक ऐसा आइडिया तो लगता होगा ना कि जब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जो भी चट्टानें यहाँ पर पाई जाएंगी वह क्या होंगी, पिघली अवस्था में पाई जाएंगी। पिघली का मतलब मोल्टेन फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये वाला जो हमारा भाग है ना, यह सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड का मतलब क्या हो गया, अगर चॉकलेट को आप मेल्ट करते हैं, मतलब उससे पिघलाते हैं, तो वह कैसा हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है। तो जो हमारा मेंटल वाला भाग भी है कुछ वैसा ही है। आपका मेंटल वाला भाग सेमी सॉलिड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे रेडियो का डीके होता है, आपस में एक जैसे परमाणु टकराते हैं और एक नई परमाणु का निर्माण करते हैं, साथ में एनर्जी को रिलीज करते हैं। यह जो एनर्जी रिलीज होता है वह आपके हीट के फॉर्म में होता है, जिस कारण क्या करता है, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे आपका मेंटल वाला जो भाग होता है आपका क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है। सेमी सॉलिड यानी पूरा लिक्विड भी नहीं होता है और ज़्यादा सॉलिड भी नहीं होता है। कैसा होता है, सेमी सॉलिड। जिस कारण क्या होता है कि जो हमारा क्रस्ट वाला भाग है, यानी ये जो हमारा क्रस्ट वाला भाग है, एक मिनट, देखिए, तो जिस कारण हमने क्या कहा कि जो आपका क्रस्ट वाला भाग है वह क्या करता है, इस मेंटल वाले भाग पे क्या करता है, तैरता रहता है। जैसे दूध के ऊपर जो आपका छाली पड़ जाता है वह कैसे दूध के ऊपर पपड़ी टाइप पे रहता है और तैरता रहता है उसी पे, तो वैसे ही हमारा क्रस्ट भी है। क्रस्ट मेंटल के ऊपर क्या होता है, तैरता हुआ रहता है। जिस कारण क्या होता है कि आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी पृथ्वी, यह हमारी पृथ्वी हो गई। तो हमारी जो पृथ्वी है वह कई तरह की छोटे और बड़े प्लेटों में क्या है, डिवाइड है। यानी कुछ हमारी यहाँ पर ऐसे करके प्लेटें पाई जाती हैं, यानी जो हमारा पृथ्वी है कई बड़े और छोटे प्लेटों में क्या है, डिवाइड है। तो इससे क्या होता है कि अगर यहाँ पे नीचे क्या मिल गया, इसको यहाँ पे क्या मिल गया, सेमी सॉलिड मिल गया, तो यहाँ की जो हमारी प्लेटें होती हैं उसी कारण क्या होती हैं, या तो एक दूसरे के पास आती हैं, या एक दूसरे के क्या होती है, दूर जाती हैं, या एक दूसरे के क्या करती हैं, पैरेलल स्लाइड करती हैं। और यही कारण है कि जो हमारी प्लेटें हैं, यानी जो यहाँ पे जो हमारा क्या है, आपका यहाँ पे मैंने गलत बताया है, एक मिनट, देखो, तो इसी कारण क्या होता है कि जो आपका यूरोप है और यहाँ पे हमारा जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ये यूरोप उधर जा रहा है और जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है
ये आपका इधर की ओर खिसक रहा है, और जो हमारा अफ्रीका है यह इधर जा रहा है, और जो हमारा साउथ अमेरिका है यह इधर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मेंटल वाले भाग में क्या पाए जाते हैं, आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी वह सेमी सॉलिड होता है, और ये जो हमारी सारी प्लेटें हैं वह उस पर क्या करती है, मूव करती हैं, और उसी के कारण यह क्या होती है, एक दूसरे के दूर जाती हैं या एक दूसरे के क्या होती है, पास आती हैं। तो इन्होंने यह बताया कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में कि आखिर हमारी प्लेटें एक दूसरे के दूर क्यों जाती हैं और पास क्यों आती है। ये बात किसने नहीं बताया था? तो आपके अल्फ्रेड वैगनर साहब ने नहीं बताया था। अब हम लोग